हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 की चैप्टर 1 की क्लास है। ये हम लोग सेकंड क्लास डिलीवर कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास डिलीवर हो चुके हैं इस चैप्टर पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो क्लास को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज पहले उस वीडियो को फॉलो कर लें, क्योंकि ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि बताऊं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये एक डिफिकल्ट सा चैप्टर है, बहुत चैलेंजिंग चैप्टर है, बोथ फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को। इसलिए क्योंकि ये एक मुश्किल चैप्टर है। ये बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। टीचर को इसीलिए टू मेक देम अंडरस्टैंड, टीचर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है। टू मेक देम लर्न अ स्टूडेंट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग एस्पेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स एटलीस्ट। तो ठीक है, हमने पहले चैप्टर को पहले क्लास में हमने देख ली है, पहला क्लास हमने समझ लिया। तो आइए सेकंड क्लास को फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी क्लास में बने रहेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के जो कंटेंट है, यानी इस वीडियो क्लास का जो कंटेंट है और जो कॉन्सेप्ट है और जो मेरिट है, वो आप अच्छी तरह से एक्वायर कर सकें। तो चलिए क्लास शुरू करें। ऑल द बेस्ट आप सबको। वेलकम बैक। हम लोग ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, अगर दो सेट हैं हमारे पास, मैं आपको रिकॉल करा दूं, सेट ए और सेट बी, या सेट ए से ए एक रिलेशन है हमारे पास, है ना। आप एक रिलेशन है जो कैरी होता है ए से ए की ओर, उसे लिखते कैसे हैं? आर फ्रॉम ए टू ए। इस तरह से एक रिलेशन को लिखा जाता है। इसके अंदर हमने तीन बातें स्टडी की हैं। तीन बातें कैसी? आर एच रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव का हेडिंग देता हूं, रिफ्लेक्सिव में हमने स्टडी किया, इफ ए रिलेटेड टू ए। गौर करें कैसा लिखा जा रहा है, ए रिलेटेड टू ए, दैट इज आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर। देखिए मैंने यहां कैसे लिखा, आर स्क्रिप्ट ऊपर है और ए दोनों नीचे दे रखे हैं, या दैट इज लिखते हुए या ऐसा लिखा, ये दोनों एक जैसे चीजें हैं। जल्दबाजी ना करें, है ना। पहले टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से मेरिट, जब मैंने कहा है इस टॉपिक का अच्छा कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं, तो मेरा मतलब होता है आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता, आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हो, लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको मुश्किल लगती है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, एवरी एलिमेंट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव का ए मतलब होता है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू ए, या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द आर। आर स्टैंड्स फॉर द रिलेशन, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ए रिलेटेड टू ए लिखा, और ये चीज होनी चाहिए, इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं। ये जो सिंबल है फॉर ऑल, ए बिलोंग करता है ए से, यानी एक सेट है ए आपके पास। मान लिया हमने ए बी सी, फिलहाल तो ए बी सी लिखकर दिखाता हूं मैं आपको। अगर ए बी सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हम किसे कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ता है। गौर करें, इसको लिखा जाता है इसी तरह, यानी ए कॉमा ए रिलेशन में है, और ये हर ए के लिए, हर ए का मतलब ठीक से जानना बेटा, हर ए का मतलब होता है, यानी ए बी सी तीनों के लिए बताया मैंने। यहां ए एक सिंबलिक टर्म है, ठीक है ना, इस एलिमेंट ए के लिए नहीं है। ये जैसे मैं इसको x से रिप्लेस कर सकता हूं, x लिख दूंगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इस वजह से स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, इस सब्जेक्ट से घबराना नहीं है, इस चैप्टर से घबराना नहीं है। जब बच्चे कैजुअल रहते हैं तो उनको लगता है कि सर तो वैसे ही डरा रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। जैसे नवंबर दिसंबर लगता है, सब हाथ खड़े करने शुरू करते हैं। तो अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, 20-25 सालों से, करीब 22-23 साल हो रहे हैं पढ़ाते हुए मुझे इस चैप्टर, ये वन ऑफ द चैलेंजिंग चैप्टर फॉर इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग मार्क्स, एक्वायर करना।
आप रिफ्लेक्सिव जान गए, आप उसे दिखाएंगे कैसे, हाउ यू विल एक्सप्रेस। और दूसरी सबसे बड़ी बात है एग्जामिनर को कन्विंस करना। जैसे मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज इस तरह का है, इसी तरह एग्जामिनर इस चीज से कन्विंस होगा, है ना, आपके प्रेजेंटेशन से। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद हमने बात करनी है सिमेट्रिक की। हमने सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक में हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिक में क्या पढ़ा हमने, इफ ए कॉमा बी यानी ए रिलेटेड टू बी। गौर करें किस तरीके से लिख रहा हूं, ए रिलेटेड टू बी। ये इंप्लाई करता है अगर ए रिलेशन बी में है यानी ए कॉमा बी दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में है, देन ये भी चीज जरूर होनी चाहिए, बी रिलेशन ए दैट इज बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, बी कॉमा ए रिलेशन में आ गया। चलो आइए थर्ड एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट क्या है। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव जान चुके हैं बेटा, सिमेट्रिक जान चुके हैं, आइए हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव क्या चीज होती है। ट्रांजिटिव में आपको यह बताया जाता है इफ ए रिलेटेड टू बी, गौर कीजिएगा, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। देखिए कैसे लिखा मैंने, ये सबस्क्रिप्ट है, ये नीचे लिखी हुई है ना, बी रिलेटेड टू सी। कभी आप सामने भी लिख सकते हो। देखिए जब सिंबल्स की बात आती है तो ऑथर टू ऑथर, पब्लिशर टू पब्लिशर, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ए रिलेटेड टू बी सामने भी लिख सकते हो आप, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। दैट इज आपने कहना है यानी ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में। बेटा तो आगे क्या करने वाले हो, देन आपने ये कहना है ए सी से रिलेशन में होगा। मैंने आपको ये बताया था कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ए भी सी से रिलेशन में होना चाहिए। ये बात हमने समझी थी, ये बात हमने पिछले क्लास में, तो ये तीनों बातें हमने देखी। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस करके बताया इक्विवेलेंस क्लास के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास अलग चीज होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों बातें यदि हो बेटे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों बातें जिसमें पाई जाती हैं, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पीछे हमने स्टडी किया एम्प्टी रिलेशन किसे कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन जिसमें इसे फाई से डिनोट करेंगे हम, फाई से। नो रिलेशन एग्जिस्ट इन गिवन सेट। अगर किसी कंडीशन के तहत कोई रिलेशन दे रखी है और वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं क्रिएट होंगे, दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। और अगर हमने ये भी बात किया यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब सेट थ्योरी के टर्म्स हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इसे यू से या एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग। एवरी element related to all other elements of set in given relation, in any relation, then it is universal relation। ये हमने देखा था। यूनिवर्सल रिलेशन को मैं एक बार बताना चाहता हूं। कोई सेट ए है हमारे पास
1 2 और B एक सेट है 3 4। A क्रॉस A यदि आप नोटिस करें A क्रॉस A में, जैसे कि आप पिक्टोग्राफिक समझना जरूरी होता है, ये 1 2 और 3 4 है, तो 1 3 से ज्वाइन करिए, 1 4 से ज्वाइन करो 2 3 को, और 2 3 4 से। यानी आपको एक रिलेशन अगर आपके पास है ऐसा, किस तरह का, अगर आपके पास एक सेट A है जो 1 2 है सपोज कीजिए, है ना, तो मैं A क्रॉस A को फाइंड आउट करना चाहता हूं। A क्रॉस A कैसे देखने वाले हो आप, A क्रॉस A का सेंस ये है कि A को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 2 क्लियर, और फिर 2 1 बेटे 2 2, यानी कि सेट में अगर आप दिखाते हो 1 2 और 3 4 नोटिस करें, 1 2 से 1 1 से हो गया, 1 2 से हो गया, 2 1 से और 2 2 से, इस तरीके से देखिए सारे के सारे रिलेशन में। तो तब आप ये कह सकते हो कि X या यूनिवर्सल सेट जो होगा वो A क्रॉस A होगा। ये दो टर्म के साथ हम लोगों ने क्लास को फिनिश किया था, एक बार रिकवर कर लिया हमने। बात रिकवर की नहीं है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया मैंने दोबारा। नाउ वी विल स्विच ओवर टू द एग्जांपल 1। आप नोटिस करें एग्जांपल 1। अब आपके पास मीडिया में देखिए, एक बार मैंने लिख लिया है, आपके पास बुक ना हो तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। गिवन है ए सेट ऑफ बॉयज, सेट ऑफ बॉयज, एक रिलेशन है आर, है ना, आर गिवन कैसा है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसा गिवन है आपको। तो आपको दिखाना है, ठीक है बेटा, आपको शो करना है कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। टू प्रूव इट इज एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। आसान क्वेश्चन है लेकिन लिखने का पैटर्न आना चाहिए, इसलिए आपको बताता हूं। आर सिंस, आप देखिए क्या लिखोगे, सिंस every member is a boy, every member of set यानी स्कूल है जो आपका, है ना, स्कूल, is a boy, therefore no one is sister of other। देखिए क्या लिखेंगे हम, no one is sister of other, यानी जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। यदि दोनों बॉय हैं तो वो एक दूसरे का सिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत फनी सा लग रहा है बट एग्जांपल ऐसे ही बन सकते हैं ना। एवरी मेंबर ऑफ सेट और स्कूल इज ए बॉय, देयरफॉर नो वन इज ए सिस्टर ऑफ अदर, देयरफॉर नो रिलेशन एग्जिस्ट, नो रिलेशन एग्जिस्ट। आप देखेंगे नो रिलेशन एग्जिस्ट, अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप कहोगे आर जो है वो 5 हो गया, आर इज ए 5, एम्प्टी रिलेशन हो गया। प्रूव हुआ ये। आइए इसी के अंदर एक और पार्ट आप नोटिस करोगे, कौन सा पार्ट है, वो दिखता है आर डैश। आर डैश कैसा लिखता है, आर डैश लिखता है ए कोमा बी सच दैट डिफरेंस ऑफ ए बी इज लेस देन 3 मीटर। बेटा इस चीज को जानेंगे हम, ये 3 मीटर का चक्कर क्या है ना। देखिए ये 3 मीटर पता है कितना होती है, 3 मीटर का मतलब ये जो बोर्ड की लेंथ है तकरीबन 1 मीटर होती है ना। हम जैसे देखते नहीं है इस तरह से लेंथ दिखाते हैं, करीब करीब इस लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो यूजुअली जो किसी भी स्टूडेंट या कोई पर्सन की बात करें 1.5 से 2 मीटर की हाइट होती है, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन को भी ले लें हम लोग, ठीक है, ये तकरीबन 2 मीटर के आसपास होते हैं, 2 मीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकती। यानी हर इंसान की हाइट जो है 1.5 से 2 मीटर यदि होती है तो दो बच्चों का डिफरेंस 3 मीटर से बड़ा कैसे हो जाएगा, हर कोई यानी 3 मीटर से छोटा है। यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल का रिलेशन का मतलब है सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स in the school must be
लेस देन 3 मीटर, चाहे कोई भी दो स्टूडेंट हो, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये बात जरूर जान के चले, ये चीजें हर स्टूडेंट पे अप्लाई होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ एनी टू स्टूडेंट लिखा मैंने, एनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल मस्ट बी लेस देन 3 मीटर, देयरफॉर एवरी स्टूडेंट, आप देखिए, एवरी स्टूडेंट इज रिलेटेड टू all other students of the school, उस स्कूल का हर दूसरे स्टूडेंट से, यानी उस अपने अलावा सबसे जुड़ सकता है, अपने से भी जुड़ेगा वो। जब उसको डिफरेंस कर देंगे तो 0 हो जाएगी, 0 इज लेस देन 3, तो हर स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि a, b। जैसे आपने देखा भी यूनिवर्सल मैंने बताया, जब आप 1 2 को आप देखते हो, ये जो 1 है सबसे ऑपरेट हो रहा है, ये 2 भी सबसे ऑपरेट हो रहा है। एवरी एलिमेंट इज ऑपरेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, तब उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हम कहेंगे आर डैश मेंशन किया, आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करते हुए लिखने के लिए आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन। अगला एग्जांपल मेरा है एग्जांपल नंबर 2, T is set of all triangles, T is set of all triangles where ये बातें दे रखी हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेट है वो ट्रायंगल्स का सेट है। ट्रायंगल्स आप जानते हैं 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। T1 रिलेटेड टू T2, यानी दो ट्रायंगल्स T1 और T2 कैसे जुड़ेंगे? T1 और T2 रिलेटेड तब होंगे यदि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब एक नया टर्म आ गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये एग्जांपल 2 है। आइए इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं हम लोग। कॉन्ग्रुएंसी, सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी में ले चलता हूं। कॉन्ग्रुएंसी में आप ये बात देखोगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ए बी सी और ये डी ई एफ, सपोज कीजिए, है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, मोर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ए बी सी और डी ई एफ है बच्चे, है ना। ठीक, तो इसे किस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल सेम होना, यानी अगर ए बी इज इक्वल टू डी है ना, ए बी डी के इक्वल है, देखिए ऐसा था आपके पास, और इसके बाद आप कहते हो बी सी, है ना, वो इस साइड के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, और ए सी जो है डी एफ के इक्वल हो गया। मान लो तीनों साइड इक्वल है, मैंने यहां डबल डैश लिख दिया, और ये 3 है, आपको याद आ रहा होगा। ए बी बी सी और ए सी जो है वो अगला ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव साइड्स के इक्वल यदि हैं, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया होते थे, वो सब हम पचड़े में नहीं पढ़ने वाले, एस 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 वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो ट्रायंगल्स अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो आप यहां कह सकते हो, आप उसे कहोगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, का साइन ये होता है डी ई एफ, और इसके लिखने का ऑर्डर वगैरह पे विभाग होती है, यानी ए बी डी के इक्वल होगा, बी सी अगर लेते हो तो वो ई एफ के इक्वल होगा, सच एंड सच। ये थी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो हमने क्लास 10 में देखा होगा, 9th में भी था, सॉरी। तो अब कॉन्ग्रुएंट से आगे बढ़ते हैं। हमें कहा है 2 ट्रायंगल, यानी सबसे पहले तो आइए रिफ्लेक्सिव पर हम लोग डिस्कस करें। रिफ्लेक्सिव पे कैसे बात करेंगे बेटे? रिफ्लेक्सिव में कहेंगे क्या, आपके पास एक ट्रायंगल है, यू हैव ए ट्रायंगल, तो वो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी सी, है ना, और दूसरा ट्रायंगल को भी ए बी सी कहना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने आप से रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम है, हर साइड एक दूसरे के इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। वेल, अगर ये बात है सिंस, तो आप कह सकते हो, आप कहोगे एवरी ट्रायंगल टी, केवल टी लिखूंगा, इज रिलेटेड टू, इज कॉन्ग्रुएंट, आप कंडीशन लेना, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इटसेल्फ, हर ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, है ना, टी कॉमा टी बिलोंग करता है रिलेशन में फॉर ऑल टी, ये इस तरीके से लिखा जाता है। एवरी टी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और फॉर ऑल टी, है ना, ये चीज लिखनी पड़ेगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या आप T1 लिख सकते हैं, यानी इसे आप T1 मेंशन कर दें, है ना, ये T1 है,
और इसे T1 लिख करके T फॉर ऑल T1 बिलोंग करता है, यहां आप इसको लिखो इस तरह से, फॉर ऑल T1 बिलोंग करता है सेट ऑफ ट्राइंगल्स T। नाउ इट्स ओके। तो हमने ये देखा कि आप समझो एक बार दोबारा, हर ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट खुद के बराबर होता है, खुद के ट्राइंगल के इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट, ये साइड सारी इक्वल होती हैं अपने आप के, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के बाद आइए हम लोग सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक 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 में आप क्या लिखने वाले हो? सिमेट्रिक में लिखोगे, सिमेट्रिक में क्या है, दो ट्राइंगल के बारे में डिस्कस सकते हैं। इफ लेट कर लो एक तरह से, देखिए लेट करेंगे T1 और T2 रिलेशन में है, यानी T1 रिलेटेड टू T2, T1 रिलेटेड टू T2। अगर T1 और T2 आपस में रिलेशन है, देयरफॉर इसका मतलब हो गया T1 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, T1 कॉन्ग्रुएंट टू। देखिए ये मैंने सिमिलर का साइन दे दिया, मुझसे भी छोटी सी बोलो, कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे है ना, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ऐसे T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। यानी कि आप ये नोटिस करो, AB जो है DE के इक्वल है, BC DEF के और AC DF के इक्वल है, तो इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, यानी DE AB के इक्वल है और EF जो है BC के इक्वल है और बेटा DF जो है वो AC के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो, इंप्लाई करता है T2 जो है वो T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे इस तरह रिवर्स सेंस में। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 जो है वो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपने कहा इंप्लाई करता है, देखिए लैंग्वेज की फ्लो देखना, T2 और T1 वो रिलेशन में होंगे, और ये बात सच होगी फॉर ऑल T1 एंड T2 रिलेशन बिलोंग करता है T में। मैंने ये जो बात कही है किसी एक T1 और T2 के लिए नहीं है, गौर करना, ये बात हर T1 और T2 के लिए कही गई है जो बिलोंग करता है T में। आप आसान क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझेंगे तो आपको मुश्किल क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको ठीक से प्रेजेंटेशन पे गौर करना। स्टूडेंट इस चीज को सचमुच अगर कहा जाए तो 10 में से 10 स्टूडेंट नहीं लिख पाते इस चीज को, इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते, बस उसने कुछ भी लिख दिया और कह दिया कि सिमेट्रिक है। बेटे नहीं, सबसे पहले सिमेट्रिक में ध्यान रखना शुरुआत क्यों होती है, क्यों मैंने इजी एग्जांपल से शुरू किया क्लास को। T1 T2 पहले आपने लिखना, आप हम सिमेट्रिक में लेट कर लेते हैं, हम सिमेट्रिक में लेट कर लेते हैं कि T1 और T2 रिलेटेड है ना। जैसे हमने दोस्ती के बारे में कहना है तो कह देंगे कि ये B का दोस्त है, तब देखेंगे कि B A का दोस्त है या नहीं, ठीक है, ऐसा होता है कई बार, है ना, हम A मान लिया B को दोस्त, लेकिन B नहीं मानता है B को A को अपना दोस्त। तो इस तरीके से यहां हमने मान लिया कि T1 जो T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 को T1 के कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचर है ना, जो रिलेशन का नेचर है वो कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है, कॉन्ग्रुएंस में रिवर्स भी होता है, तो इसलिए आपने उसको लिखा। ये जो फ्लो है आपको इस चीज के बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांजिटिव, आइए ट्रांजिटिव पे डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव पे क्या है बेटा, ट्रांजिटिव पे कहिए लेट, आप यहां पर दो एजम्पशन लेंगे हमेशा, T1 T2 एंड T2 T3। देखिए कैसे, ये मान लिया बिलोंग करता है R से, यहां दो पेयर को एज्यूम करना पड़ेगा आपको, दो पेयर को लेट करना पड़ेगा। T1 मान लिया कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे T3 के, दैट इज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से, है ना। तो सिंपली अगर आप वैसे देखना चाहो तो आप मान लीजिए दो तीन ट्रायंगल हैं, एक ABC और DEF और ये PQR, है ना। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है बेटे, तो AB और PQ भी तो इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो AB जो है PQ के इक्वल हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात, तो यानी T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर वी कैन से हम क्या से सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, T1 T3 भी रिलेशन के अंदर होंगे, यानी हमने उससे पहले कहना है कि T1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू T3। देखिए ये चीज जरूरी है, पहले आपने उसको दिखाया कि रिलेशन है, तो अब आप उसको रिलेशन में लेके आओगे, T1 T3 रिलेटेड टू R। और ये बात क्या है, ये ट्रू होती है फॉर ऑल T1 T2 और T3 के लिए, है ना।
जो कि टी के अंदर है। नोटिस करो मैं क्या लिख रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पेयर पे हो गया भाई, है ना, T1 T2 T3 के लिए सच हो गया, T4 आया तो उस पे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, हर पेयर पे सही होना चाहिए, यानी रिलेशन जो है वो ट्रू होना चाहिए उस सेट में, जो गिवन सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल, पूरे एलिमेंट्स पे अगर ये लागू होती है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव है। तो आपने नोटिस किया ये कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि हेंस वी कैन से hence R is an equivalence relation। चलते हैं बच्चों अगले एग्जांपल में, एग्जांपल 3। आप गौर कर रहे हैं, पिछला जो मैंने लास्ट लाइन में लिख गया था थोड़ी सी कट गई होगी, मैं वीडियो बनाते समय ये भी गौर करना होता है कि कितना पार्ट नजर आ रहा नहीं, ठीक है। स्टूडेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं सर आप कोने में लिखते हो, दिखाई नहीं देता, तो मैं गौर कर रहा हूं इस चीज पर, अब तो आपको इस पार्ट पे ज्यादा लिख के दिखा लें, ठीक है। तो बात ये आती है कि L1 एक सेट है दे रखा, देखिए L इज ए सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। अब की बार लाइंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, गौर कीजिएगा, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जांपल्स ले रहा हूं, बहुत सोची समझी हुई बात है, आपको एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझाऊंगा तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग देख पाएंगे। मैंने पहले से कहा, बार बार और कई बार कहूंगा, आप सुन करके परेशान हो जाओगे, इन क्वेश्चनों का प्रेजेंटेशन मायने रखता है, आप किस फ्लो में लिखते हो बेटे, किस टर्म के बाद, किस लॉजिक के बाद किस लॉजिक को लिखकर आप कंक्लूड करते हो, मार्क्स इस पर मिलता है। केवल रिफ्लेक्सिव कह दिए, केवल कह दिए कि रिलेशन सिमेट्रिक है तो नंबर नहीं मिलेगा। आप लिखने का जो बेसिस क्या है आपका, आप किस बेसिस पे इस बात को कह रहे हो वो डिपेंड करता है। आप लॉजिक लिख रहे हो तो किस तरीके से और किस टाइम में लिख रहे हो, है ना, किस टाइम पे लिख रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। चलिए, L इज सेट ऑफ ऑल लाइंस, कैसे, दो एक रिलेशन हमारे पास है, L1 और L2 यदि रिलेटेड हैं, कैसे बेटे, देखिए L1 और L2, ये L1 है और ये L2 है, L1 और L2 आपस में यदि परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, रिलेटेड होंगे, ये दे रखा है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करना चाहते हैं सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव, तो आप ये कहिए, आप रिफ्लेक्सिव पे चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव पे चेक करने के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट अपने साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए उसी रिलेशन के द्वारा, बाय द सेम रिलेशन, एवरी रिलेशन, यानी यहां पर क्या है, हर लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, होती है ना, हर लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर होती है, हाँ। अगर ध्यान आपका इधर उधर है तो आप तो हाँ में जवाब दे देंगे, नहीं बेटे, हर लाइन आपस में अपने आप पर परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, every line cannot be perpendicular of itself। रिफ्लेक्सिव में आप ये कहना, since no line is perpendicular to itself, यानी कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, that is आप बोलना L cannot be, any line L1 cannot be perpendicular to itself, L1 cannot be itself, यानी L1 perpendicular L2 नहीं होगा। आप जानते हैं ऐसा काट के दिखा जाते हैं, L1 cannot be perpendicular for all L1, ये नहीं कि कोई एक लाइन के लिए for all L1, इसको कैसे लिखना सिखाया मैंने बताया था, for all L1 बिलोंग करता है L पर, ये कोई भी लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगी, hence not reflexive, hence not रिफ्लेक्सिव। बहुत अच्छे बेटे, चलिए सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। वेल, आइए सिमेट्रिक पर चलते हैं। सिमेट्रिक में क्या देखना है, ठीक है, ए बी का दोस्त है तो बी ए का दोस्त होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बताता हूं, बहुत आसान लगता है सुनने में लेकिन मैं समझाता हूं बेटे, आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशन में क्या ये दे रखा है कि ए बी का दोस्त है, क्या ये मेंशन है ए बी का दोस्त है तब बी ए का दोस्त है या नहीं, है देखना है, ठीक है। अगर ए बी का दोस्त नहीं है तो हम उल्टा देखने की जरूरत नहीं है ना। सिमेट्रिक में एक तरफ से रिलेशन हमेशा लेट कर लेते हैं, लेट L1 रिलेटेड टू, यानी L1 और L2 जो है वो रिलेशन में है। गौर करना, मैंने पहले रिलेशन से एक एलिमेंट ले लिया, रिलेशन से एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट है उस रिलेशन का, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, एक रिलेशन मैंने लिया, फिर उस रिलेशन को स्टडी किया, यानी L1 रिलेटेड टू L2 का मतलब क्या हुआ, यानी L1 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू L2,
इसका मतलब L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर जरूर रहा होगा, और L1 अगर परपेंडिकुलर L2 है तो इसका मतलब उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा बेटे। देखिए आप, L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। एग्री? अगर ये दोनों बातें सच हैं, अगर ये दोनों बातें सच हैं, यानी आप ये बात देख रहे हो L2 अगर परपेंडिकुलर L1 के हैं तो आप कहोगे कि L2 जो है वो L1 से रिलेशन में है। तो आप एक नोटिस जो करते हो, आप यहां पर लिखते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल L1 और L2 बिलोंग करता है L में, यानी सेट ऑफ लाइन के हर सेट ऑफ लाइन पर यह बात सच होती है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, L1 और L4 आपस में मान लो नहीं रिलेटेड है, L1 और L4, मैंने L4 बोला, गौर करना, L1 और L4 नहीं रिलेटेड है तो हम परेशान नहीं होंगे, फिर हम L4 और L1 भी नहीं ढूंढेंगे। अगर रिलेशन के अंदर कोई रिलेशन दे रखी है, एक एलिमेंट है, तब हमने देखना है कि उसका कन्वर्स है या नहीं। बढ़िया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव पे हम क्या देखने वाले हैं? ट्रांजिटिव पे हम लोग देखेंगे, लेट कर लेंगे, गौर कीजिएगा, बिल्कुल लैंग्वेज पे फॉलो करना। देखो ये चीज लिखी, फिर मैंने कंडीशन लिखा है, अब यहां आप लिखने वाले हो L1, L2 बिलोंग करता है R एंड L2, L3 बिलोंग करता है R, ठीक है ना? L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है, दैट इज आपने समझाना है L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। अगर आप फिगर में देखें, ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये L1 लिया मैंने और इस पर परपेंडिकुलर हो गया ये L2, L1 परपेंडिकुलर L2 हो गया बेटे। अब L2 जो है वो L3 पर परपेंडिकुलर है, ये रहा L3 आपके पास, है ना, ये L3 है। तो देखिए जरा, L1 L2 पे परपेंडिकुलर बिल्कुल ठीक है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर ये भी ठीक है ना? तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? चेक करो। हाँ, यस यस कहोगे? कभी नहीं। L1 और L3 तो पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, जो अनाड़ी है वो भी देख के कह सकता है भैया ये दोनों तो एक पटरी पे चल रहे, एक पटरी के दो लाइन के बराबर है। तो L1 और L3 जो हैं, L1 और L3 here L1 parallel to L3, सिंपली आप लिख दीजिए hence not perpendicular, एक ही बात है, आपने ऊपर लिख दिया, काफी है वैसे, hence not perpendicular। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपने कहा कि L1 और L3 जो है वो, देखिए कैसे लिख रहा हूं, ये है L1 और L3 आपस में रिलेशन में नहीं है, यानी L1 L2 दे रखा था, L2 L3 दे रखा है और L1 L3 रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल आप लिखेंगे, फॉर ऑल L1 और L2 और L3 जो सेट के अंदर है, ये बात लागू होती है। किसी भी तीन सेट में किसी भी तीन एलिमेंट को अगर आप लेते हो, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, फर्स्ट टू लास्ट। क्लियर? एग्जांपल 4 में एक सेट दे रखा है, मान लो इसको सेट A लिख दिया मैंने। एक सेट गिवन है 1 2 3 और आपके रिलेशन के अंदर के एलिमेंट सारे दे रखे हैं, यानी इतने ही एलिमेंट रिलेटेड हैं। 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। अब आपके जो मार्क्स पैटर्न है वो, उसमें 2 नंबर इंट्रोड्यूस हो गया पिछले साल से, है ना? लास्ट ईयर आप 11th में थे, तब से ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी एक 2 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। ये 1 नंबर या 2 नंबर के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। पहले ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आ रखे हैं बोर्ड्स में। कहता है रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। आप देख रहे हैं, आपके लिए काम आसान है। आइए चलिए फिर धड़ाधड़ कर लिया जाए। रिफ्लेक्सिव कब होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन से ना सॉलिड हो जाए बेटे, एकदम बढ़िया सीमेंटिंग हो जाए, प्लास्टर हो जाए उस पर, तब आप ना अच्छे क्वेश्चंस को भी समझ लोगे। आप पहले इजी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। हैं, हम चलना नहीं सीखते हैं और तुरंत साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत मुश्किल होती है तब, है ना? रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। सेट कौन सा बेटे? ये है सेट, आप ध्यान रखना, सेट ये भी है बट ये रिलेशन का सेट है। इसमें कहा गया है कि ये एलिमेंट जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं भाई, तो आपको देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में आपको बताया गया है
रिफ्लेक्सिव तब होता है जैसे आप बोलना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट जो है वो अपने आप से जुड़ा हुआ होता है, इंप्लाई करता है आर इज रिफ्लेक्सिव। आप बोल सकते हो हियर, आप एडिशन के तौर पे 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग करता है आर से, तो आपने कह देना कि भाई ये रिलेशन के अंदर यानी ये रिफ्लेक्सिव है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? चलिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। आप सेट को देख के हमें ये बात तो समझ में आ ही जाती है, बट उसे लिखते कैसे हैं वो जान लीजिए। अब सिमेट्रिक में आपने कहना है कि सिंस 1, 2, आप गौर करें, सिमेट्रिक में मैंने बताया एक एलिमेंट है तो उसका कन्वर्स होना चाहिए। यदि ए बी का दोस्त है, ए बी से बड़ा है तो बी भी ए से बड़ा होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। कैसा अजीब सी बात है, ए अगर बी से बड़ा है तो बी ए से कैसे बड़ा हो जाएगा? तो यही अजीब बात आपको लिखनी होगी अगर क्वेश्चन में होगा। इफ इट इज गिवन, रिलेशन पे डिपेंड करता है भाई। अगर कहते हैं कि खैर आइए इसी पर सिमेट्रिक में यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं सिंस 1, 2 रिलेशन के अंदर है तो आप उसका कन्वर्स ढूंढोगे ना, बट आप लिखेंगे 2, 1 रिलेशन में नहीं है। देखिए इसका रिवर्स जो है 2, 1 रिलेशन में नहीं है। ओके, अगर 2, 1 रिलेशन में नहीं है, सिमिलरली आल्सो आप ये भी बात मेंशन कर सकते हो। वैसे एक में फेल हो गया, अगर एक पेयर का भी रिजल्ट नहीं आता है तो वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इसमें 1, 1 2 2 है आपके पास, 3 3 नहीं हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नो, नेवर। यानी उस सेट के हर एलिमेंट को अपने से रिलेशन होना मांगता है। अब यहां नहीं है ये 1 1 2 2 3 3 तीनों हो, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव। हियर आल्सो 1, 2 is there but 2, 1 do not there is not there, तो हम उसको कह देंगे रास्ता नापो भाई, 2, 3 है but 3, 2 is not there। मैं कह रहा हूं ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, एक से काम बन जाएगा आपको। hence it is not reflexive, hence R is not symmetric, sorry ये लिखेंगे है ना। ओके, ट्रांजिटिव पे आ जाएं आप। ट्रांजिटिव पे आप क्या देखते हो? ट्रांजिटिव पे देख लेंगे लेट। ट्रांजिटिव पे ओके बेटे, ट्रांजिटिव पे आपने नोटिस करना है। ट्रांजिटिव पे आप बोलोगे क्या देखते हो? देखो जरा 1, 2 यहां देखिए और 2, 3। सिंस 1, 2 है सेट के अंदर और 2, 3 सेट के अंदर है, तो आपको ये बात तो कही गई है बार बार, ए बी से रिलेटेड है, यानी ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए को सी से जुड़ा हुआ होना मांगता है। तो है क्या यहां? क्या हम देख पा रहे हैं? 1, 2 से है और 2, 3 से है, तो 1, 3 है क्या? देखिए कहीं, नो इट इज नॉट देयर, बट तो आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन बार बार चीख रहा हूं मैं, क्यों? ये है प्रेजेंटेशन। आप एग्जैक्ट लॉजिक दीजिए, 1, 2 2, 3 बिलोंग करता है आर, बट 1, 3 डू नॉट बिलोंग्स टू देयर, यानी रिलेशन के अंदर नहीं है। तो हेंस इट इज, अगर एक पेयर भी फेल हो गया, बहुत सारे ट्रांजिटिव को यस कर रहे हैं, मान लिया बहुत सारे पेयर हैं वो ट्रांजिटिव को यस कर रहे हैं, बट अगर एक भी निकल आया एक्सेप्शन तो वो कम से कम वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? ये हमने देखा। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो क्लास की लास्ट क्वेश्चन है ये। R इज रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। गौर करें आप, इंटीजर्स कहा है उसने, सेट ऑफ इंटीजर्स है। R इज रिलेशन ऑन Z को हम इंटीजर्स। अब आप में से कोई ऐसे हो गए भाई इंटीजर्स क्या है ना, तो ये तो मजाक हो गई बिल्कुल। ये इंटीजर्स का मतलब होता है +-1 +-2 है ना, +-1 +-2 +-3, होल नंबर सारे प्लस माइनस में इंक्लूडिंग 0, तो ये Z होता है, इंटीजर्स है। R एक रिलेशन दे रखी है इंटीजर्स पर, कैसे? दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे A, B इफ 2 डिवाइड्स A - B। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
अगर ए से बी का डिफरेंस अगर 2 के टेबल में आता है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। दो टर्म का डिफरेंस जो है वो 2 के डिविजिबल में आनी चाहिए। 2 के इंटीजर से, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 2,6 है ना, जैसे आपको एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, पहले एनालिसिस कर रहे हैं, आपको चीज समझा रहा हूं, एनालिसिस। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a, जैसे कि मान लीजिए 2,6, जैसे 2 माइनस 6 है ना, 2 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 4 हो गया। तो माइनस का 4 यदि है इज डिविजिबल बाय 2, गौर करें, ये तो डिविजिबल बाय 2 है, तो इंप्लाई करता है 2,6 जो है वो रिलेशन में आएगा बेटा। ये है क्वेश्चन का मतलब। 2,6 जो होगा इस तरह से। आइए बात करेंगे 5,6 की। 5,6 क्या ये चीज है, नोटिस करेंगे तो आप देखना, क्या 5 माइनस 6, या मैं कहूं चलो एक काम कर लें 5,8 कर लेता हूं, तो 5,8 कर ले तो बेटे देखिए क्या मिलता है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 इज नॉट, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, क्लियर। तो इंप्लाई करता है कि 5,8 जो है वो रिलेशन में नहीं आएगा बेटा, ये रिलेशन के अंदर ट्रू नहीं है। 5,8 रिलेशन में नहीं। आपने नोटिस किया कुछ कि 2,6 रिलेशन में क्यों आ रहा है, रिलेशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी जो डिफरेंस है वो 2 के टेबल में आएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसने कहा ऐसे दो एलिमेंट जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के टेबल में आता है तो उन सेट को आप बनाते जाओ। तो एक एग्जांपल देके मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब आपको समझाता हूं रिफ्लेक्सिव पे। आइए, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का, ये एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड्स में। ये बातें बार बार अपने वीडियोस में मैं बोलता हूं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड्स का है, क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है केवल नहीं पढ़ना है बेटे, पढ़ना ऐसा है जिससे नॉलेज भी आ सके, मार्क्स भी एक्वायर हो। हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा नॉलेज है बेटे, लेकिन नंबर नहीं आए तो फिर तो डिस्करेजमेंट है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलती है हम लोगों को। तो बी केयरफुल अबाउट दोज क्वेश्चंस व्हिच ऑफन कम इन बोर्ड्स। रिफ्लेक्सिव में आप बोलेंगे क्या, हर एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए बेटे। देखो लेट, आप यहां पर देखिए, इसकी लैंग्वेज देखना, बहुत खास तरह से लिखनी होती है। मैंने शुरू दिन से आपको पिछले क्लास से और अभी तक लगातार बोलते जा रहा हूं, प्रेजेंटेशन मैटर करता है चैप्टर 1 में। रिफ्लेक्सिव सिंस a माइनस ए, देखते रहिए, a को a से लेस कर दिया मैंने, a माइनस ए क्या होगा, ये 0 है, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होगा बेटा, ये 0 तो 2 से डिवाइड होता है, यानी a माइनस ए, देख रहे हो क्या, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a, कोई भी a रख दो, यानी दैट इज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, आप देख रहे हो ये 0 आएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से, है ना, देयरफॉर वी कैन से कि a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a, ये मैंने दिया एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं जो सबसे खास बात है इस क्लास की। एक क्वेश्चन खास है और आप जो बोल रहा हूं, आप एग्जांपल से किसी चीज को प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। कभी भी एग्जांपल को दे दिया आपने, उसके बाद आपने कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है सर, ये एग्जांपल है, नो नेवर। ध्यान रखें, बी केयरफुल अबाउट इट, कि एग्जांपल से हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं, एग्जांपल से किसी चीज को डिसअप्रूव कर सकते हैं। हाँ ये गलत है, आप उसको दिखा दीजिए, पिछले क्वेश्चन में दिया मैंने, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव नहीं थे, वो ट्रांजिटिव नहीं था, सिमेट्रिक था। कोई भी चीज को हम एग्जांपल से नहीं दिखाएंगे, एग्जांपल से प्रूव नहीं करेंगे, डिसअप्रूव कर सकते हैं। अजीब सी लगती है बात, बट यही ध्यान रखिएगा, जब स्टूडेंट सारे पढ़ लेते हैं, जब टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो ये लिख कर आते हैं, ये तो लिखते ही नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तब मिलना है जब आपको a, रिलेशन यानी जनरल टर्म्स में आप बात करें, एक्स वाई में बात करें, डिजिट्स में नहीं करेंगे। हम डिजिट्स में करेंगे, एग्जांपल से करेंगे तो वो ट्रू नहीं समझा जाएगा। a, बिलोंग करता है रिलेशन फॉर ऑल ए में, है ना। फॉर ऑल ए कौन सा, सेट ऑफ इंटीजर, फॉर ऑल ए
जैसा कि अक्सर मैंने बताया फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जेड से, ये ट्रू हो गया। इसके बाद आप चाहें तो एग्जांपल 2-3 ठोक सकते हो, बट हमेशा जनरल टर्म में बात करना। रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि जीरो हमेशा टू के टेबल में आता है। वेल, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे, आपको पता है ये होगा सिमेट्रिक, लेकिन लिखने वाली बात होती है। लेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो आपने कहना देखते रहिए। देखो मैंने क्या लिखा है, a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। कई बार हम इसे ऐसे लिख देते हैं, यानी a माइनस बी जो होगा वो 2m होगा, जहां m इंटीजर है, m इंटीजर, जहां m जो है वो एक इंटीजर है 2m टेबल में। जैसे देखिए 2 माइनस 4 है, यानी 2 इंटू -3 लिखा है, 2 इंटू -2 लिख रहा हूं, गौर कर रहे हो। देखो 2 में से 6 को घटाया मैंने, -4 आया, और उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज m, ये आपका m है, तो वो 2 के टेबल में आया। a माइनस बी को मैंने मान लिया, a कॉमा बी को रिलेशन में मान लिया। अब हमें रिवर्स दिखाना है, अगर a माइनस बी 2 के टेबल में है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए 2 माइनस m, ये लिख दोगे आप, क्योंकि ये माइनस का 2m आ जाएगा। बेटे माइनस का 2m का मतलब क्या होता है, माइनस का 2m का मतलब हो गया कि b माइनस ए, देखते रहिए, b माइनस ए 2 इंटू माइनस m, ये भी तो ट्रू हो गया, क्योंकि ये माइनस m भी, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी तो इंटीजर है। अगर वो इंटीजर था तो ये भी इंटीजर है बेटे, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, इस तरह से ट्रू हो गया। ए बी का डिफरेंस अगर 2 के टेबल में आता है तो b से a का डिफरेंस भी 2 के टेबल में आ गया। देयरफॉर आप लिखोगे, यानी उस लॉजिक के साथ चलते हुए, b कॉमा a बिलोंग करता है r में, ये लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। देयरफॉर हेंस दैट इज, और ये चीज है फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग करता है, फॉर ऑल a b बिलोंग करता है z में, z के अंदर जो भी इस तरह का एलिमेंट है उसके अंदर ये बातें सच हो रही है। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव पे आइए बेटे, ट्रांजिटिव में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांजिटिव में आप लेट कर लोगे दो एलिमेंट को, हमेशा ध्यान देना, b कॉमा सी बिलोंग करता है r में, दो एलिमेंट हमने लिए a कॉमा b, b कॉमा सी, फिर आपने यहां एक्सप्लेन करना। तो मैं ऑर्डर, लॉजिक, फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इस पे ध्यान देना है। आप आगे पीछे करते हो, स्टूडेंट इसको ऊपर लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव में, पहले लिख देंगे भाई, फिर नीचे लिखते हैं उसका रीजन, तो बिल्कुल सही। आप इसको लिख के सिंस करके लिखेंगे तो फिर तो ठीक है, आप पहले लिख देते हैं। ऑर्डर अगर समझ नहीं बैठेगी एग्जाम में, आपको मजा नहीं आता है नंबर देने में, ठीक है ना, वो फिर कटौती कर देगा वहां, आप फिर रोते पीटते रहते हो। देखिए a कॉमा बी, b कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में, ये हुआ। इसका रिलेशन में का इसका मतलब क्या है, देखिए पीछे पलटना, फिर से दोबारा देखना वीडियो जो मैंने समझाया आपको तब फ्लो समझ में आएगी। एक बार में तो बेटे ऊपर से निकल जाती है, आपको लग गया, आ गया समझ में, बट प्रेजेंटेशन नोट्स बनाने से पहले एक बार आपने दोबारा देखना है इसको। a माइनस बी, ठीक है, ये 2m, m लेट कर लिया आपने, इस तरह से, एंड b माइनस सी 2n बोल देना, वेयर m n r इंटीजर्स, बहुत बढ़िया, m n r जो इंटीजर्स हो गए, तो a माइनस बी 2m, b माइनस सी 2n हो गया। तो आपने क्या कहना है इसके बाद, आइए जरा बात करें अब a माइनस सी के बारे में डिस्कस करना है, बस इसी पे रह गई बात अब हमारी। a माइनस सी क्या होगा, जरा नोटिस करो, a माइनस सी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस बी कर दिया, प्लस का b कर दिया, देखो जरा, माइनस बी प्लस बी, नोटिस करें, इस चीज को नोटिस करें, माइनस बी प्लस बी, एक माइनस बी प्लस बी ऐड कर लिया, तो अब हम इसे पेयर बनाएंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस का c, ओके, b माइनस का c, एग्री। तो b माइनस का c लिखा हमने, तो ये आ गया आपका 2m और ये आ गया 2m, और 2 कॉमन लेते हो बेटे, m प्लस n आया, यानी 2 इंटू n इंटीजर, ठीक है, ये दोबारा एक इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने यहां लिखना है ठीक से, यानी a कॉमा सी, इट मींस a कॉमा सी जो है वो रिलेशन के अंदर है। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, यानी इंप्लाई करता है a कॉमा सी जो है वो रिलेशन में है।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है जेड के अंदर, जो भी एबीसी जेड के अंदर ये बातें अगर ट्रू होती हैं एबीसी के लिए ये बातें, तो ए माइनस सी भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नहीं दे देंगे, ठीक है। आपने कह दिया जी 1,3 है और 3,5 है जी, और उसके बाद आपने बोल दिया 1,5 बिलोंग करता है। देखो जी मैंने कर दिया, देख लिया एग्जामिनर, नंबर नहीं देगा वो, है ना, वो नंबर नहीं देने का, नंबर देते हैं जनरल टर्म्स में। तो अब आपको आज की क्लास में ये बात समझना है मैं जनरल टर्म किसको कह रहा हूं, और दूसरी बात क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल से नहीं प्रूफ करेंगे, बट हाँ एग्जाम्पल से आप डिसअप्रूव जरूर कर सकते हो, एग्जाम्पल से डिसअप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल काफी, कोई चीज अगर ट्रू नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपने कोई पकड़ लिया कोना उसका, देखो भाई हाँ ये इसके लिए नहीं लागू है, तो इट्स ओके, प्रूव हो गया। तो आप एग्जाम्पल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, बट उसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमेशा जनरल टर्म लेना, तब क्वेश्चन को सही समझा जाता है। ठीक है बेटे, आज की क्लास में इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे, ऑल द बेस्ट आपको, टिल देन बाय।